नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपर प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको देते हैं वर्ल्ड एक्सक्लूसिव न्यूज और साथ ही ग्राउंड ब्रेकिंग न्यूज। शुरुआत कर रहे हैं अभी की बड़ी खबर से जो ग्राउंड जीरो से आ रही है। युद्ध से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर, स्वीडन पहुंचा रूस का सुखोई 24 जेट। सुखोई 24 के पहुंचने से स्वीडन में हड़कंप मच गया है। स्वीडन के विमानों ने सुखोई 24 को घेर लिया है। रूस के टारगेट पर है नेटो सदस्य स्वीडन और ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। और इसी के साथ ही आगे बढ़ते हैं। रूस यूक्रेन के एक हमले का बदला लेता है तो यूक्रेन बैकफुट पर जाने की बजाय फिर अगला प्रहार कर देता है और इसीलिए कहा जा रहा है कि यूक्रेन अब युद्ध में रेड लाइन क्रॉस कर रहा है जिसका अंजाम न्यूक्लियर धमाका हो सकता है। यूक्रेन पर रूस के ताबड़तोड़ प्रहार के बीच शुक्रवार की रात से हमले का एक नया सिलसिला शुरू हुआ है और यूक्रेन से रूस पर 87 ड्रोन हमले कर दिए गए हैं। रूस में कई जगहों पर धमाके की खबर है, लेकिन सबसे अहम है एक एयरबेस पर यूक्रेन का अटैक। दावा किया जा रहा है कि इस हमले में रूस के 2 बॉम्बर नष्ट हो गए हैं। अगर वाकई ऐसा हुआ है तो पुतिन यूक्रेन को सबक सिखाने के लिए बहुत बड़ा फैसला ले सकते हैं। न मिसाइल जैसी तेज आवाज और न ही एयर डिफेंस के रडार की पकड़ में आने वाली ऊंची उड़ान। यूक्रेन ने रूस को दहलाने के लिए एक बार फिर अपनी ड्रोन शक्ति का इस्तेमाल किया। हमला भी ऐसा कि एयर डिफेंस की मिसाइलें कम पड़ जाएं। एक साथ इतने ड्रोन कि रूस अपनी पूरी ताकत लगाकर भी यूक्रेन के हमले को नाकाम न कर सके। तेरह 14 जून की रात एक बार फिर रूस पर गोरिल्ला घात वाले अंदाज में ड्रोन की बरसात की गई। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक यूक्रेन ने 87 ड्रोन से हमला किया। रूस के 2 शहरों को टारगेट किया गया। नतीजा यह हुआ कि रूस की जमीन पर कई धमाके हुए। तबाही का सिलसिला आधी रात से शुरू हुआ और कई घंटे तक चलता रहा। रिपोर्ट के मुताबिक 3 जगहों पर यूक्रेनी ड्रोन से धमाके हुए। यूक्रेन ने रूस के बेलगोरोद, रोस्तोव और मोरोजोव्स्क और क्रीमिया को ड्रोन से टारगेट किया। क्रीमिया में अब समुद्र से लेकर आसमान तक सख्त पहरा है। शुक्रवार की रात यूक्रेन के तमाम ड्रोन को एयर डिफेंस से गिरा दिया गया। इसके अलावा सी ड्रोन के हमले को रोकने के लिए नए इंतजाम किए गए हैं। कर्च ब्रिज के आसपास जाल लगा दिए गए हैं। कर्च ब्रिज के करीब तैरने वाले बड़े मोटे खंभे बांधे गए हैं। क्रीमिया में शुक्रवार की रात को सभी ड्रोन हमले को नाकाम करने का दावा किया गया है, लेकिन बेलगोरोद में कई धमाके हुए। यूक्रेनी ड्रोन एक 5 मंजिला इमारत से टकराया। जोरदार धमाके से बिल्डिंग का एक हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। मलबे से 5 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं। मलबे में कई और लोगों के दबे होने की आशंका है। हमला बेलगोरोद के शेबेकिनो शहर में हुआ। रोस्तोव में भी यूक्रेनी गोरिल्ला आघात के सबूत देखने को मिले हैं। यहां रूस की सेना के एक सीनियर अफसर की कार में अचानक धमाका हुआ।
लेकिन शुक्र है कि धमाके से ठीक पहले रूसी आर्मी अफसर कार से बाहर निकलने में कामयाब रहे। यूक्रेन का सबसे बड़ा हमला रूस के मोरोजोव्स्क में हुआ। मोरोजोव्स्क में यूक्रेन ने 70 ड्रोन से ताबड़तोड़ प्रहार किया और एक एयरबेस को निशाना बनाया। रिपोर्ट के मुताबिक एक के बाद एक मोरोजोव्स्क में कई ड्रोन दाखिल हुए। एयर डिफेंस से ड्रोन गिराने की मुहिम भी शुरू हुई, लेकिन हवा में नष्ट होते ड्रोन के धमाकों के बीच मोरोजोव्स्क की जमीन पर भी कई धमाके हुए। मोरोजोव्स्क के रिहायशी इलाकों में लोगों ने कई धमाकों की आवाज सुनी और इसके बाद पूरे शहर में अंधेरा छा गया। माना जा रहा है कि यूक्रेन ने किसी बिजली सप्लाई स्टेशन को टारगेट किया या फिर ड्रोन हमलों से बचने के लिए ब्लैकआउट कर दिया गया। स्थानीय लोगों ने कई जगहों से आग की लपटें और धुआं उठते देखा, लेकिन माना जा रहा है कि मोरोजोव्स्क में यूक्रेन का मेन टारगेट यहां का एयरबेस था। मोरोजोव्स्क एयरबेस से रूस के विमान यूक्रेन पर बमबारी के लिए उड़ान भरते थे। रिपोर्ट के मुताबिक एयरबेस पर हमले में रूस को बहुत बड़े नुकसान की आशंका है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस के मोरोजोव्स्क पर यूक्रेन ने 70 ड्रोन से हमला किया। यूक्रेन ने हमले के लिए ड्रैगन ड्रोन और स्पर्लैश ड्रोन का इस्तेमाल किया है। रिपोर्ट के मुताबिक मोरोजोव्स्क में कई धमाके हुए हैं। शहरी इलाके के लोगों ने धमाकों की आवाज सुनी है। कई जगह आग लगने की घटना हुई है और शहर की बिजली सप्लाई बंद हो गई। मोरोजोव्स्क के एयरबेस पर भी हमले का दावा है और इस एयरबेस पर सुखोई 34, सुखोई 30 और सुखोई 35 जैसे विमानों की तैनाती रहती है। यहीं से यूक्रेन पर हवाई हमले किए जाते हैं। शुक्रवार रात में हुए इस हमले में कितना नुकसान हुआ, इसका ब्यौरा रूस ने नहीं दिया है। सैटेलाइट इमेज के हवाले से कई दावे तो जरूर किए जा रहे हैं। दावा तो ये है कि एयरबेस पर हैंगर की छत पर धमाका हुआ है। दावा यह भी है कि 2 सुखोई 34 एयरबेस पर मौजूद थे। मोरोजोव्स्क एयरबेस पर कितने फाइटर जेट मौजूद थे, इसे लेकर पक्की जानकारी नहीं है। सैटेलाइट की तस्वीरों में एक 4 जून की है। इसमें कई फाइटर जेट नजर आ रहे हैं, लेकिन हमले के बाद 14 जून की तस्वीरों में यहां सन्नाटा है। अब सवाल है कि क्या हमले के वक्त यहां एक भी फाइटर जेट मौजूद नहीं था? सैटेलाइट की तीसरी तस्वीर में एयरबेस पर कई धमाकों के निशान हैं। पिछले कुछ दिनों में यूक्रेन रूस के 4 फाइटर जेट को नष्ट कर चुका है। डॉनबास में भी यूक्रेनी फौज ने बड़ी कामयाबी का दावा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक पोक्रोवस्क इलाके में यूक्रेनी सेना ने भीषण हमला किया और इस हमले के दौरान रूसी टैंक को निशाना बनाया गया। पहले हमले में रूस के 8 टैंक में आग लग गई। इसके बाद के हमले में 2 और टैंक भस्म हो गए। 8 आर्मर्ड व्हीकल्स और 2 आर्टिलरी नष्ट कर दिए गए। इस हमले के बाद यूक्रेन ने डॉनबास इलाके में बड़ी बढ़त हासिल कर ली है। तेजी से सड़क पर दौड़ रहा ये सैन्य वाहन रूस का है। रूसी सैनिक हवा में गोलियां चला रहे हैं क्योंकि इस वाहन का पीछा एक यूक्रेनी ड्रोन कर रहा है। ड्रोन की गाड़ी के इस रेस में किसकी जीत हुई, इसकी जानकारी अब तक नहीं आई है, लेकिन इस तस्वीर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ड्रोन अगर वाहन के करीब पहुंच गया होगा तो क्या हुआ होगा। खार्किव में यूक्रेनी ड्रोन रूसी सैनिकों का चुन चुन कर शिकार कर रहा है।
G7 से यूक्रेन को भारी मदद का भरोसा मिलने के बाद यूक्रेन का हौसला अब बुलंद है और रूस पर हमले की रफ्तार तेज हो गई है। रूस की सी संपत्ति से अगर यूक्रेन की मदद हुई तो पुतिन ने G7 देशों को गंभीर अंजाम भुगतने की धमकी दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बड़ी खबर आ रही है। खार्किव में रूसी सेना का विध्वंसक हमला, ग्रैड रॉकेट लॉन्चर से रॉकेट की बरसात की गई है। रूस ने यूक्रेन के 3 ठिकानों को तबाह किया है। रूसी सेना के MLRS अटैक का वीडियो सामने आया है। वैसे तो बीते 28 महीनों से रूस यूक्रेन के बीच जंग जारी है, मगर बीती रात पुतिन के बारूदी भूचाल से नेटो देशों में खौफ पसरा हुआ था। वॉर्सो से वॉशिंगटन तक खलबली मची थी। हालात इतने भयानक हो चुके थे कि पोलैंड समेत नेटो के कई देशों को अपनी सुरक्षा के लिए वायुसेना को एक्शन में लाना पड़ा। लड़ाकू विमानों को अलर्ट मोड पर रखा गया, क्योंकि बीती रात रूस ने यूक्रेन के 1 दर्जन से ज्यादा शहरों को बारूद से थर्रा दिया। मिसाइल, लड़ाकू विमान और ड्रोन के जरिए एयर स्ट्राइक की। लेकिन जिस बात से नेटो सबसे ज्यादा सहमा हुआ था, उसके पीछे की वजह थी पुतिन का जंगी ऐलान। आखिर क्या था वो, देखिए। चौदह जून की रात पोलैंड में मौजूद नेटो के एयरबेस पर जबरदस्त हलचल मची थी। पोलैंड समेत नेटो देशों के लड़ाकू विमान एयर स्ट्रिप से लगातार उड़ान भर रहे थे। यूक्रेन और बेलारूस की सीमा पर मौजूद एयर जोन की निगरानी कर रहे थे। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या नेटो देशों की तरफ से किसी बड़े हमले की तैयारी की जा रही थी? क्या रूस बेलारूस पर हवाई अटैक का प्लान बनाया जा रहा था, या फिर किसी खतरे को टालने के लिए नेटो के आसमानी जंगबाज एक्शन में थे? तो आपको बता दें, 14 जून की रात नेटो का हवाई एक्शन अटैक के लिए नहीं, बल्कि डिफेंस के लिए था। क्योंकि बीती रात रूसी डिफेंस ने यूक्रेनी इलाकों पर भीषण हमला किया। कामिकाज़े ड्रोन और मिसाइलों से यूक्रेन को दहलाया। वहीं रूसी फाइटर जेट ने यूक्रेनी प्रांतों पर स्ट्राइक की। दावा किया जा रहा है कि पोलैंड बॉर्डर के करीब 200 मील दूर यूक्रेन का खमेलनित्स्की रीजन रूसी मिसाइलों से धधकने लगा। बीते 24 घंटों में यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई बड़े शहरों और प्रांतों में ऐसा बारूदी भूचाल आया जिसे देख हर कोई सन्न रह गया। कहीं आसमान से ताबड़तोड़ अंदाज में स्ट्राइक की गई, कहीं आत्मघाती ड्रोन ने तबाही मचाई। कहीं आर्टिलरी शेल से यूक्रेनी सरजमी दहली, तो कहीं MLRS और मिसाइलों ने बारूदी कोहराम मचाया। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि कीव से लवीव तक, वोवचांस्क से खार्किव तक, कोपियांस्क से लीमन तक, सुमी से क्रामातोर्स्क तक, आवदीवका से सोकोल तक, क्रास्नोरिवका से तिखे तक यूक्रेन का ऐसा कोई इलाका नहीं बचा जहां रूस की तरफ से हमला ना किया गया हो।
पहल यूक्रेन रहा था और दहशत पोलैंड और तमाम नेटो देशों में थी। जानते हैं क्यों? दरअसल 14 जून की रात रूसी डिफेंस ने यूक्रेन के करीब 16 से ज्यादा शहरों में तबाही मचाई। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि रूसी वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने यूक्रेनी इलाकों पर करीब 38 से ज्यादा एयर स्ट्राइक की। करीब 490 शाहिद 131, 136 कामिकाजी ड्रोन से यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर विस्फोटक हमले किए गए। और इतना ही नहीं, कीव समेत यूक्रेनी शहरों को बारूद से दहलाने के लिए रूस ने 57 गाइडेड एरियल बमों से भी हमला किया। इसके अलावा रूसी डिफेंस ने पश्चिमी यूक्रेन के इलाकों पर 17 मिसाइलों से भी ताबड़तोड़ प्रहार किया। मतलब ये कि बीती रात पुतिन ब्रिगेड के प्रचंड अटैक के चलते यूक्रेन के 1 दर्जन से ज्यादा शहर बारूदी जलजले से दहल गए। और धधकते यूक्रेन को देख नेटो देश भी सहम गए। लिहाजा नेटो देशों ने अपनी सुरक्षा की खातिर रात के वक्त ही लड़ाकू विमानों को अलर्ट मोड पर ला दिया ताकि पुतिन की बारूदी आग से खुद को बचा सके। रूसी डिफेंस के हमलों को रोक सके। दरअसल नेटो इसलिए भी भयभीत था क्योंकि G7 समिट में जिस तरह ज़ेलेंस्की शामिल हुए उससे पुतिन भड़के हुए थे। इसी बीच खबर यह भी सामने आ रही है कि जल्दी नेटो की तरफ से यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमानों की खेप मिलने वाली है। लिहाजा पुतिन ने भी नेटो को सीधी वार्निंग दी, वो ये कि अगर नेटो के किसी भी देश ने यूक्रेन को मिलने वाले F-16 लड़ाकू विमानों को अपना एयर स्पेस दिया तो फिर रूसी सेना उस नेटो देश पर हर हाल में अटैक करेगी, चाहे इसके लिए कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। मतलब ये कि अब पुतिन का अगला टारगेट नेटो के वो देश होंगे जो सीधे तौर पर यूक्रेन के मददगार हैं, रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन का साथ दे रहे हैं। लेकिन पुतिन ने भी साफ कर दिया है कि अब रूसी डिफेंस पहले से ज्यादा विध्वंसक अंदाज में यूक्रेन को दहलाएगा और इसके लिए रूस ने करीब 7 लाख से ज्यादा सैनिक बैटल ग्राउंड में उतार दिए हैं। रूसी ब्रिगेड के इन 7 लाख सैनिकों की तैनाती वैसे तो यूक्रेन के कोने कोने में है, मगर पुतिन ने ज्यादातर सैनिकों को पश्चिमी यूक्रेन में तबाही मचाने के लिए झोंक रखा है। ताकि पोलैंड और बाकी नेटो देशों से हथियारों की सप्लाई रोकी जा सके, वेपन डिलीवरी रूट को काटा जा सके, पश्चिम से मिलने वाले हथियारों के एंट्री पॉइंट को नेस्तनाबूद किया जा सके। और इसीलिए रूस पश्चिमी यूक्रेन में मौजूद बारूदी गोदामों और वेपन रूम को ध्वस्त कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। बड़ी खबर इस वक्त, युद्ध में रूस के होवित्जर का एक्शन। रूसी सेना ने होवित्जर से धावा बोला। हमले में यूक्रेन का ठिकाना ध्वस्त हुआ है। यूक्रेन के कई सैनिकों के मारे जाने की भी खबर है। Выстрел! Выстрел! 28 महीनों से जारी महायुद्ध और विनाशक होने वाला है क्योंकि पुतिन के युद्ध विराम प्रस्ताव को ज़ेलेंस्की ने सिरे से ठुकरा दिया है। पुतिन ने युद्ध विराम के लिए 2 शर्तें रखी थी, लेकिन ये दोनों ही शर्त ना तो ज़ेलेंस्की को पसंद आई, ना ही नेटो चीफ को और ना ही अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को। पुतिन का शांति ऑफर था क्या? क्यों ज़ेलेंस्की ने इसे ठुकरा दिया और अब आगे क्या होगा? देखिए पुतिन का युद्ध विराम ऑफर, महाविनाश का रूसी ऑर्डर।
अगर ज़ेलेंस्की पुतिन की सिर्फ 2 बातें मान ले तो 28 महीनों से जल रही यूरोप की जमीन पर लगी बारूदी आग बुझ सकती है। अगर ज़ेलेंस्की पुतिन की सिर्फ 2 शर्तें कबूल कर लें तो यूक्रेन के शहरों पर रूसी मिसाइलों की बारिश थम सकती है। अगर ज़ेलेंस्की और पुतिन बातचीत के टेबल पर बैठ जाएं तो महायुद्ध से विश्व युद्ध की तरफ बढ़ता मौत का ये तांडव रुक सकता है। गेंद अब ज़ेलेंस्की के पाले में है, लेकिन क्या युद्ध विराम और शांति के लिए ज़ेलेंस्की पुतिन की ये दोनों शर्तें मानेंगे? पुतिन की पहली शर्त है कि वो उन चारों इलाकों से अपने सैनिकों को वापस बुला ले जिन्हें 2022 में रूस ने अपने अधिकार में ले लिया था। पुतिन की दूसरी शर्त है कि ज़ेलेंस्की वादा करें कि वो नेटो में शामिल नहीं होंगे। अट्ठाईस महीनों में पहली बार पुतिन ने ज़ेलेंस्की को रूस की तरफ से सीज फायर का स्पष्ट प्रस्ताव भेजा है। 28 महीनों में पहली बार खुद रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ आमने सामने बैठकर बातचीत के जरिए मामला सुलझाने की पहल की है। लेकिन ऐसा होना मुमकिन नहीं लग रहा, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति ने ऐसी शर्तें लगा दी जिन्हें मानना यूक्रेन के राष्ट्रपति के लिए संभव नहीं है। ज़ेलेंस्की ने पुतिन के सीज फायर वाले प्रस्ताव पर दो टूक जवाब दे दिया है। एकदम साफ शब्दों में कह दिया है कि वो सीज फायर के लिए पुतिन की दोनों में से किसी भी शर्त को नहीं मानेंगे, यानी ये युद्ध नहीं रुकेगा। इस बीच नेटो महासचिव जेन्स स्टोल्टनबर्ग ने चेतावनी दी है कि पुतिन युद्ध को रोकना नहीं बल्कि और भड़काना चाहते हैं। अब ये समझिए कि ज़ेलेंस्की ने पुतिन के युद्ध विराम वाले प्रस्ताव को क्यों ठुकरा दिया। पुतिन ने युद्ध विराम से पहले यूक्रेन की जमीन का कितना हिस्सा मांग लिया? डोनेस्क, लुहांस्क, ज़ैपोरिज़िया और खेरसोन। पुतिन ने जिन 4 इलाकों से यूक्रेन की सेना को वापस लौट जाने को कहा है, वो इलाका यूक्रेन के नक्शे पर कुल जमीन का 15% से ज्यादा है। कुल मिलाकर ये 26,000 वर्ग किलोमीटर से भी बड़ा इलाका है। जमीन का ये क्षेत्रफल दुनिया के कई शक्तिशाली देशों से भी बड़ा है, जैसे डोनेस्क, लुहांस्क, ज़ैपोरिज़िया और खेरसोन का 26,000 वर्ग किलोमीटर का इलाका इजराइल के कुल 22,145 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल से बड़ा है। 25,713 वर्ग किलोमीटर वाला उत्तरी मैसेडोनिया और 20,271 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाला स्लोवेनिया भी पुतिन के डिमांड वाले इलाके से छोटा है। – 2014 में पुतिन ने यूक्रेन के क्रीमिया पर भी इसी तरह कब्जा किया था। इसलिए ज़ेलेंस्की और नेटो चीफ ने चेतावनी दी है कि पुतिन युद्ध विराम नहीं चाहते। पुतिन के इस ऑफर ने यूक्रेन और नेटो को इससे भी बड़े युद्ध का अल्टीमेटम दे दिया है। ज़ेलेंस्की को भी पुतिन का प्रस्ताव स्वीकार नहीं है और G7 की मीटिंग में जिस तरह अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ज़ेलेंस्की को सैल्यूट किया और जिस तरह यूक्रेन के साथ आखिर तक खड़े रहने की बात की, उससे भी साफ है कि पुतिन का युद्ध विराम प्रस्ताव गिर गया है। इधर पुतिन का युद्ध विराम प्रस्ताव खारिज हुआ, उधर रूस ने यूक्रेन पर जबरदस्त एयर स्ट्राइक कर दी। रूस ने यूक्रेन के कई फाइटर जेट भस्म कर दिए। पुतिन भी अच्छी तरह जानते थे कि उनकी शर्तों को ना तो ज़ेलेंस्की मानेंगे और ना ही नेटो देश इन शर्तों को मानने देंगे।
तो सवाल ये है कि पुतिन ने ऐसी शर्तें रखी ही क्यों? कहीं पुतिन के मन में युद्ध को और विनाशक बनाने का कोई बड़ा प्लान तो नहीं चल रहा? ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष। रूसी एयरफोर्स का विध्वंसक हवाई हमला। बड़ी खबर ये आ रही है कि रूस ने सुखोई 25 लड़ाकू विमान से धावा बोला है। सुखोई 25 ने यूक्रेनी ठिकानों पर बमबारी की है। हमले में यूक्रेन के सैनिक और हथियार खत्म हुए हैं। आज तीसरे विश्व युद्ध की मुनादी हो गई। जिस वक्त इटली में G7 देशों की बैठक हो रही थी, जिस वक्त दुनिया की 7 बड़ी शक्तियां यूक्रेन की सुरक्षा का प्लान बना रहे थे, उसी वक्त पुतिन ने 2 बड़े ऐलान कर दिए। पहला ऐलान 6 नेटो देशों की सीमा के पास एटमी युद्ध अभ्यास, और दूसरा ये कि पश्चिमी देशों की वजह से तीसरा विश्व विनाश तय है। तो सवाल यही कि आखिर पुतिन ने घोषणा क्यों की? क्या रूस अब 6 नेटो देशों पर एक साथ हमला करने जा रहा है? वहां विनाश तय हो चुका है, इसे कोई नहीं टाल पाएगा। पुतिन को ना तो अमेरिका रोक पाएगा, ना ही नेटो सेना। पुतिन ने नेटो का अस्तित्व मिटाने की प्रतिज्ञा ले ली है। रूसी सेना सिर्फ यूक्रेन को ही नहीं बल्कि यूरोप के 6 नेटो देशों का खात्मा करने जा रही है। पुतिन का आदेश जारी हो गया है। इसके बाद रूसी सेना का टारगेट सेट हो गया है। क्रेमलिन की तरफ से जो घोषणा की गई है, उससे अमेरिका समेत तमाम नेटो देशों में दहशत फैल गई है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि यूरोप में हालात काफी तनावपूर्ण हैं। अमेरिका और उसके सहयोगी रूस के खिलाफ उकसावे की कार्रवाई कर रहे हैं। हमारे लिए युद्धाभ्यास कर युद्ध की तैयारी करना अनिवार्य हो गया है। जी हां, क्रेमलिन के इसी फैसले के बाद रूसी एटमी फोर्स उस जगह पर सबसे बड़ी एक्सरसाइज करने जा रही है जिसके आसपास नेटो के 6 देश हैं। नॉर्वे, फिनलैंड, पोलैंड, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, ये वो 6 नेटो देश हैं जिनकी सीमा या तो रूस से लगती है या जो रूस के बहुत पास है। ये वही देश हैं जहां नेटो लगातार हथियारों और सैनिकों की तैनाती कर रूस की घेराबंदी कर रहा है। इससे रूस की सुरक्षा पर खतरा मंडरा रहा है। रूस को आशंका है कि नेटो इस फ्रंट से हमला कर सकता है। लिहाजा इसी खतरे को देखते हुए पुतिन यूरोप के द्वार पर न सिर्फ एटमी फोर्स तैनात कर रहे हैं बल्कि ये फोर्स यूरोप पर हमले का अभ्यास भी करेगी। इसी तैयारी के साथ पुतिन ने जो कुछ कहा है उसे न सिर्फ पश्चिमी देशों के लिए अंतिम चेतावनी माना जा रहा है बल्कि कहा जा रहा है कि असल में ये तीसरे विश्व युद्ध की मुनादी है। पुतिन ने कहा है कि पश्चिमी देश रूस को उस स्थिति में ढकेल रहे हैं जहां तीसरा विश्व युद्ध तय है। पुतिन ने यह बयान यूं ही नहीं दिया है।
एक तरफ रूसी सेना यूक्रेन का सर्वनाश कर रही है तो दूसरी तरफ पुतिन के आदेश पर रूस की न्यूक्लियर फोर्स लगातार युद्धाभ्यास और तैनाती कर परमाणु युद्ध की तैयारी कर रही है। पश्चिमी देशों की इंटेलिजेंस एजेंसियों की रिपोर्ट कहती है कि रूस की ये तैयारी करीब करीब पूरी हो चुकी है। बस रूस ट्रिगर पॉइंट का इंतजार कर रहा है। उधर रूस में लोग पुतिन से मांग कर रहे हैं कि वो अमेरिका पर परमाणु हमले का आदेश दें। रूस में हजारों लोगों ने मार्च निकालकर अमेरिकी शहरों की तरफ एटमी हथियारों को तैनात करने की मांग की। नेटो के खिलाफ इस अभियान में पुतिन को उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का भी साथ मिल गया है। किम जोंग ने तो रूस को न सिर्फ खुल्लम खुल्ला समर्थन दे दिया है बल्कि हमले के लिए लाखों शेल्स मॉस्को भेज दिए हैं। इस बात का खुलासा दक्षिण कोरिया ने किया है। इसके मुताबिक उत्तर कोरिया ने 10,000 कंटेनर के जरिए रूस को 5 लाख शेल्स भेजे हैं। नेटो के खिलाफ युद्ध में रूस इनका इस्तेमाल करेगा, इसीलिए बारूद का जखीरा जुटाया जा रहा है। पुतिन की खतरनाक मंशा से न सिर्फ G7 देश बल्कि यूरोपियन यूनियन भी तनाव में है। G7 देशों ने बयान जारी कर कहा है कि रूस ने अगर परमाणु हथियारों से हमला किया तो ये स्वीकार नहीं होगा। यूरोपियन यूनियन ने तो रूस से मुकाबला करने के लिए सैन्य तैयारी भी तेज कर दी है। यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि वो 2025 तक रूस के बराबर हथियार जुटा लेगा। यानी यूरोप में खौफ है पुतिन एटमी विस्फोट करेंगे, ये तय माना जा रहा है। जिस दिन भी ऐसा हुआ उसी दिन परमाणु विनाश का दौर शुरू हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। लाल सागर में एक बार फिर हूती ने गदर मचाया है तो वहीं उत्तरी इजराइल में हिजबुल्लाह का मिसाइल ट्रेलर नजर आया। गौर करने वाली बात तो यह है कि इस बार तो हूती का शिकार रेड सी से गुजर रहा यूक्रेन का शिप बना, तो वहीं हिजबुल्लाह के साथ साथ इस्लामिक रेजिस्टेंस ने इजराइल धरती को बारूद से पाट दिया। बस ईरानी प्रॉक्सी के बढ़ते दबदबे को कम करने के लिए जल्द ही इजराइल ऑपरेशन लेबनान का आगाज कर सकता है। आखिर कैसे, देखिए। अरब में जंग हर नए दिन के साथ विध्वंसक और विनाशक होती जा रही है। जिसका नतीजा यह हुआ है कि लाल सागर से इजराइल तक बारूदी कोहराम मचा है। प्रचंड अंदाज में मिसाइलें दागी जा रही हैं, ताबड़तोड़ तरीके से ड्रोन प्रहार किया जा रहा है, वो भी ईरान प्रॉक्सी संगठनों के जरिए। वैसे तो इजराइल हमास जंग के साथ ही ईरान समर्थित संगठन लगातार इजराइल पर अटैक कर रहे थे, लाल सागर में तबाही मचा रहे थे, मगर ईरानी प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी की मौत के बाद तो मानो ईरानी प्रॉक्सी आग उगल रहे हैं। प्रतिशोध की इस ज्वाला में अगर कोई पहले से ज्यादा भड़का रहा है तो वो है यमन का प्रॉक्सी संगठन हूती और लेबनान का हिजबुल्लाह। दरअसल रेड सी में हूती ने यूक्रेनी जहाज पर हमला किया। हूती लड़ाकों ने लाल सागर में ड्रोन स्ट्राइक भी की। हूती की ड्रोन स्ट्राइक में कई जहाजों को नुकसान हुआ। हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल पर रॉकेट अटैक किया। इस्लामिक रेजिस्टेंस ने इजरायली बेस पर हमला किया। दरअसल बीते साल अक्टूबर महीने में जब गाजा में युद्ध का आगाज हुआ, उस दौरान आर पार की जंग इजराइल और हमास लड़ाकों के बीच हुई। धीरे धीरे इस युद्ध में कई और किरदार जुड़ने लगे, जैसे इजराइल के साथ अमेरिका और नेटो, तो वहीं हमास के साथ ईरानी प्रॉक्सी।
लेकिन जब से रूसी प्रेसिडेंट पुतिन का हाथ ईरानी प्रॉक्सी पर पड़ा है, तब से गाजा जंग का न सिर्फ विस्तार हुआ है, बल्कि युद्ध का क्लाइमेक्स भी बदल चुका है। फ्रंट पर रहने वाला इजराइल चौतरफा घिर चुका है। हालांकि ईरानी प्रॉक्सी के हमलों के बाद अमेरिका और इजराइल ने जवाबी कार्रवाई की, लेकिन ये अब तक काफी मामूली साबित हो रही है, क्योंकि पुतिन के सपोर्ट के बाद ईरानी प्रॉक्सी उग्र हो चुके हैं और लगातार इजराइल की घेराबंदी कर उसे दहलाया जा रहा है। हालांकि इसी बीच इजराइल ने गाजा के बाद लेबनान पर हमले की तैयारी शुरू कर दी है, मगर ईरान ने भी साफ कर दिया है कि अगर नेतन्याहू ने लेबनान पर हमले की हिमाकत की तो अंजाम भयावह होगा। एक तरफ ज़ेलेंस्की को चीन से भरोसा और दूसरी तरफ रूस को हथियार बनाने में मदद देकर धोखा। जिनपिंग के डबल क्रॉस से एक बार फिर वर्ल्ड वॉर का खतरा है और इसकी शुरुआत समुद्र से हो सकती है। ताइवान के करीब कई दिनों तक युद्ध का माहौल बनाने के बाद अब दक्षिण चीन सागर में युद्ध अभ्यास की शुरुआत कर दी गई है। पहले ताइवान के करीब नेवी और युद्धपोत से ड्रैगन का शक्ति प्रदर्शन और अब साउथ चाइना सी में फिर एक और युद्धाभ्यास। दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना बना लेने का दावा करने वाला चीन एक बार फिर दक्षिण चीन सागर में अपनी हेकड़ी दिखाने की कोशिश में है। दक्षिण चीन सागर में 6 दिन तक युद्धाभ्यास होगा। चीन की नौसेना के 12 से ज्यादा युद्धपोत पहुंचे। युद्धाभ्यास की वजह से नो फ्लाई जोन भी बनाया। दक्षिण चीन सागर में चीन के शक्ति प्रदर्शन का नया दौर शुरू हो चुका है। युद्धपोत की लाइन लग गई है। ड्रैगन की नेवी ऐसे आगे बढ़ रही है जैसे चंद दिनों बाद किसी युद्ध का ऐलान होने वाला है। चीन का ये अंदाज नया नहीं है, लेकिन मौजूदा तनाव के माहौल में चीन के ये हेकड़ी किसी अनहोनी की वजह जरूर बन सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने युद्धाभ्यास के बहाने 3 टाइप 055 बड़े फ्रिगेट की तैनाती की है। चीन के सबसे शक्तिशाली फ्रिगेट को युद्धाभ्यास में लगाया गया है। एंटी शिप और एंटी सबमरीन मिसाइल से शक्ति प्रदर्शन की शुरुआत हो गई है। चीन ने इस भारी जमावड़े में टाइप 052C डिस्ट्रॉयर हाइको को भी लगाया है। यानी चीन की नौसेना के 4 सबसे शक्तिशाली युद्धपोत से इस बार शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। युद्धाभ्यास के दौरान समंदर में पनडुब्बी को नष्ट करने का अभ्यास किया जा रहा है। समंदर किनारे के शहर और द्वीपों पर हमले का भी अभ्यास हो रहा है। अमेरिका के लिए यह चुनौती इसलिए है क्योंकि अमेरिका ने फिलीपींस को लेकर चीन को चेतावनी दी है और फिलीपींस से झड़पों के बीच इस युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया है।
इस बीच ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि चीन रूस को किसी तरह का हथियार नहीं देगा। ज़ेलेंस्की ने जिनपिंग से बातचीत का दावा किया है। ज़ेलेंस्की ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीन के भरोसे का जिक्र किया है। चीन ने रूस को हथियार नहीं देने का वादा किया है। हालांकि अमेरिकी रिपोर्ट में दावा है कि चीन बेहद चालाकी से रूस की मदद कर रहा है। इसके सबूत यूक्रेन में रूसी हथियारों के मलबों से मिल रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन हथियार न देकर हथियार बनाने की तकनीक और पार्ट्स की सप्लाई कर रहा है। चीन से गोला बारूद की जगह ऐसे उपकरण और मशीनों की सप्लाई हो रही है जिसका इस्तेमाल हथियार बनाने के लिए किया जाता है। हालांकि चीन अमेरिका के आरोपों से इनकार कर रहा है। हालांकि ताइवान और फिलीपींस के मुद्दे पर चीन और अमेरिका के बीच तनाव जारी है। ऐसे में चीन के युद्धाभ्यास के बाद अमेरिका भी दक्षिण चीन सागर में अपनी ताकत का प्रदर्शन कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। दुनिया में हाल के दिनों में जितने भी युद्ध हुए हैं उनमें सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला हथियार ड्रोन है। रूस जैसे शक्तिशाली देश को भी युद्ध के लिए ईरान से ड्रोन लेने की जरूरत महसूस हुई। ड्रोन अब सबसे कम खर्चीला और घातक हथियार बन चुका है। यही वजह है कि दुनिया के तमाम देशों में ड्रोन बनाने की मुहिम चल पड़ी है। लेकिन जरूरी खुद को ड्रोन हमले से बचाने की भी है। जापान ने इसी जरूरत को पूरा करने के लिए एक खास अभियान की शुरुआत की है। मौजूदा दौर का सबसे घातक हथियार, बड़े बड़े एयर डिफेंस को नाकाम करने वाला छोटा सा वेपन। यूक्रेन जैसा छोटा सा देश आज अगर रूस के लिए बड़ी चुनौती है तो उसकी वजह है उसकी ड्रोन शक्ति। ईरान ने इजराइल पर हमला किया तो उस वक्त भी सबसे अहम हथियार बना था ड्रोन। तमाम देशों की तरह चीन के पास भी ड्रोन का बड़ा जखीरा है। दुनिया के तमाम देशों में अब ड्रोन प्रोडक्शन पर विशेष जोर है। साथ ही ड्रोन के हमले को नाकाम करने की तकनीक पर भी तेजी से काम चल रहा है। ड्रोन बनाने पर बेहद कम खर्च आता है। एयर डिफेंस की मिसाइल इससे महंगी होती है। ड्रोन बेहद नीचे उड़ान भरकर रडार से बच जाता है। जापान ने भी इस चुनौती को देखते हुए नया हथियार बनाने का काम शुरू किया है। जापान का यह हथियार एंटी एयरक्राफ्ट गन की तरह ही होगा, लेकिन ड्रोन की चुनौती से निपटने लायक होगा। पहले यह बताते हैं कि ड्रोन के लिए नए एयर डिफेंस की जरूरत क्यों है। ड्रोन से ताबड़तोड़ हमले किए जा सकते हैं। 50 से 80 ड्रोन का हमला एक बार में हो सकता है। एयर डिफेंस बहुत अधिक टारगेट को नष्ट नहीं कर सकता है। एयर डिफेंस को बड़ी मिसाइलों के लिए तैयार किया गया है। ड्रोन एयर डिफेंस के लिहाज से बेहद छोटा टारगेट होता है, इसलिए जरूरी है कि ड्रोन को गिराने के लिए बड़ी बड़ी एयर डिफेंस की मिसाइलों की जगह छोटे और कम खर्च वाले हथियार हो। जापान में ड्रोन को गिराने के लिए 155 mm एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम को डेवलप किया जा रहा है। जापान बेहद आधुनिक हथियार बना रहा है। रेडियो डिटेक्टर पूरे इलाके पर नजर रखेगा।
सिग्नल मिलते ही एंटी एयरक्राफ्ट गन लोड होगी। एक साथ कई टारगेट पर कई गन से प्रहार होगा। जापान ड्रोन को गिराने के लिए ड्रोन जैसा एंटी एयरक्राफ्ट गन बना रहा है, जिसे चलाने के लिए इंसान की जरूरत नहीं होगी। 155 mm बुलेट की वजह से ड्रोन गिराने का खर्च भी बेहद कम आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TG9 भारत।